हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय चैनल लर्निंग जोन एक्सप्लोरिंग केमिस्ट्री। तो आज हम नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी समझ रहे हैं, दैट इज़ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ये हमारी तीसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो इस टॉपिक को समझने से पहले लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज़ फ्रीजिंग पॉइंट। एफ पी हियर मीन्स फ्रीजिंग पॉइंट। सो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? इट इज़ दैट पॉइंट या वो टेम्परेचर है at which the vapor pressure of a substance in liquid phase is equal to vapor pressure in solid phase। क्या मतलब हुआ? यानी कि कोई सब्सटेंस जब अपने लिक्विड फेज़ में और जब वो सॉलिड फेज़ में कन्वर्ट हो जाता है तो दोनों फेजेस में जब हम उसका वेपर प्रेशर देखते हैं तो जिस पॉइंट पे लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर और सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर बराबर हो उस पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए दैट टेम्परेचर इज़ नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, ये वो पॉइंट है, वो टेम्परेचर है जहाँ पे एक सब्सटेंस का लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट दोनों ही स्टेट्स का जो वेपर प्रेशर है वो बराबर होगा, सेम होगा। तो इस टेम्परेचर को हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। नाउ लेट अस कंसीडर एक प्योर सॉल्वेंट। ये जो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है, इट इज सिमिलर टू व्हाट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन आवर एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एक जैसे ही है लगभग। सो अगर हम एक प्योर सॉल्वेंट लेते हैं और उसका वेपर प्रेशर अगर नापते हैं तो इट विल हैव अ पर्टिकुलर वैल्यू। इसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगी जहाँ पे हम उसको वेपर प्रेशर उसका नापेंगे। अब अगर मुझे उसको फ्रीज़ करना है, अगर मुझे इस प्योर सॉल्वेंट को फ्रीज़ करना है तो ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे फ्रीज़ हो जाएगा। यस, ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे फ्रीज़ होगा। फ्रीज़ कैसे होगा? जब मैं इसका टेम्परेचर लो डाउन करूँगी, इसका टेम्परेचर नीचे लाऊंगी। अब अगर मैंने उसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में सॉल्यूट डाल के उसको सॉल्यूशन बना दिया तो अब इस सॉल्यूशन में क्या होगा? क्या मैं उसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उसको फ्रीज़ कर सकती हूँ? क्या मुझे जितना टेम्परेचर मैंने इसमें लो किया क्या उतने ही टेम्परेचर से मेरा सॉल्यूशन में फ्रीज़ हो जाएगा? ऑब्वियसली नो, क्योंकि हमारा जो प्योर सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर एक पर्टिकुलर वैल्यू देता है और हमें ये भी पता है कि सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर क्या हो जाता है? डिक्रीज़ हो जाता है। ये हमने पिछले वीडियोस में देखा है कि जो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होता है और जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होता है वो दोनों ही अलग होते हैं। सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है जैसे ही सॉल्यूट जाता है, ओके, और प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होता है वो हाइयर होता है। अब अगर इसका फ्रीजिंग पॉइंट एक पर्टिकुलर टेम्परेचर दे रहा है तो इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो इससे अलग होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का वेपर प्रेशर अलग है। तो अब बताइए, अगर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर लो है तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? वो भी तो और लो हो जाएगा ना। जिस टेम्परेचर पे प्योर सॉल्वेंट फ्रीज़ हो रहा था, अब वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का डिक्रीज़ हो जाने की वजह से इसके लिए जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो भी क्या हो जाएगा? और कम हो जाएगा। तो ऑन द होल हम ये देखेंगे कि जो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट होगा इट विल बी लेसर एज कम्पेयर टू द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ओके, यानी कि प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट इज़ ग्रेटर एंड सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है यानी कि आफ्टर एडिंग एनी सॉल्यूट सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट लोअर होता है, इट इज़ स्मॉलर देन द प्योर सॉल्वेंट। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? चेंज हैज़ अकर्ड। यस, एक चेंज आया है, यहाँ पे डिप्रेशन आया है। फ्रीजिंग पॉइंट क्या हुआ है? डिप्रेस हुआ है। इसी तरह से हमने बॉइलिंग पॉइंट में देखा था, उसमें क्या हुआ था? एलिवेट हुआ था, इंक्रीज़ हुआ था। बट यहाँ पे ये डिप्रेस हुआ है। डिप्रेस का मतलब डिक्रीज डाउन होना है, नीचे आना। तो यहाँ पे डिप्रेशन हुआ है, जो चेंज आया है वो डिप्रेशन के फॉर्म में आया है। तो उस डिप्रेशन को लेट अस स्टडी, लेट अस अज्यूम कि उस डिप्रेशन को हम मान लेते हैं डेल्टा। डेल्टा मीन्स चेंज। तो यहाँ पे हमारा चेंज क्या है? डिप्रेशन के फॉर्म में जो फ्रीजिंग पॉइंट चेंज हुआ है वो। तो लेट अस अज्यूम कि वो फ्रीजिंग पॉइंट में जो डिप्रेशन आया वो डेल्टा टी एफ है। अब ये जो डेल्टा टी एफ है हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, टी एफ नॉट माइनस टी एफ। टी एफ नॉट क्योंकि हाइयर वैल्यू है टी एफ से, इसीलिए हम इसको पहले लिखेंगे, तो हाइयर माइनस स्मॉलर वैल्यू। अब इस वैल्यू को हमें एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि डाइल्यूट सॉल्यूशन में ये जो डेल्टा टी एफ है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एम। अगेन स्मॉल एम मीन्स मोलालिटी, सो मोलालिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो हम यहाँ के एफ लगाएंगे। दिस के एफ इज़ नोन एज
जस्ट लाइक के बी के हमारे नाम थे, उसी तरह से यहाँ पे भी इसके नाम है. के एफ इज़ कॉल्ड एज फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट. यू शुड बी अवेयर अबाउट दीज ऑल नेम्स ऑफ दिस के एफ. सो हमारा ये जो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट है वो यहाँ पे आ जाएगा इनटू एम. अगेन हम एम हमें मालूम है मोलालिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो हम उसको कन्वर्ट कर देंगे. ये हमने पिछले वाली वीडियो में भी देखा था, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि एग्जैक्टली एक जैसे ही हैं. तो m की वैल्यू हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे. m की वैल्यू हमने पिछले वीडियो में देखा था. m क्या होता है, W2 अपॉन M2 अपॉन W1 अपॉन 1000. सो हम वही वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर देते हैं, तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है, दिस. सो ऑन द होल हमारी जो वैल्यू है, जो प्रॉपर जो हमारा रिलेशन है, दैट इज़ डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के एफ इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू W1, सेम एज दैट ऑफ द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. सो यहाँ से भी हम इस रिलेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं मोलर मास ऑफ सॉल्यूट फाइंड आउट करने के लिए, या एनी अदर प्रॉपर्टी कैलकुलेट किया जा सकता है अगर हमें बाकी की जो वैल्यूज़ हैं वो अगर दी गई हैं. तो ये था हमारा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट. चलिए, तो अब लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी देख लें, दैट इज़ osmosis and osmotic pressure. Actually osmotic pressure is the colligative property. अब osmotic pressure समझने से पहले let us understand osmosis क्या होता है. osmosis स्टार्ट करें उससे पहले आप सभी ने किशमिश तो खाई होंगी, रेजिन्स. अच्छा, अगर हम किशमिश को रात को पानी में भिगो दें और सुबह देखें तो क्या होता है, उसमें किशमिश क्या हो जाती है, फूल जाती है. अब ये फूल क्यों जाती है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट. अब फूलने का कारण क्या है, ये छोटी क्लास में भी आपने पढ़ा होगा. इसका रीज़न क्या होता है, ऑस्मोसिस. अब होता क्या है, जो ये रेजिन है, ये किशमिश जो होती है तो ये प्लांट प्रोडक्ट यानी कि प्लांट सेल्स. अब प्लांट सेल्स जो होते हैं वो होते हैं सेमी परमिएबल नेचर के. सेमी परमिएबल नेचर यानी कि ऐसी मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यानी ऐसी मेम्ब्रेन जो कि कुछ मटेरियल को अलाउ करती है, उसकी एंट्री और एग्ज़िट अलाउ करती है, सभी की एंट्री और एग्ज़िट अलाउ नहीं करती है. मतलब कुछ सेलेक्टेड पार्टिकल्स की ही एंट्री और एग्ज़िट अलाउ करता है. तो दैट मेम्ब्रेन इज़ नोन एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. तो ये जो प्लांट सेल्स जो है कुछ ही मटीरियल, अब क्योंकि हमने उस रेजिन को पानी में भिगो रखा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, उसके अंदर क्या एंटर कर रहा है, पानी. ओके, तो सिर्फ पानी की एंट्री हो रही है उस किशमिश के अंदर और जिसकी वजह से वो फूल जाता है. तो यहाँ पे जो प्रोसेस हो रहा है, जो देखने को मिल रहा है, दैट इज़ आवर ऑस्मोसिस. इसी को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस. ओके, ऐसे ही बहुत से एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे आसपास. जैसे कि अगर हम फूल का गुलदस्ता लाते हैं, बुके लाते हैं, तो कुछ दिनों में वो मुरझा जाता है. बट अगर हम उसी गुलदस्ते को फ्लावर वास में डाल दें पानी के साथ, तो क्या होता है, वो काफ़ी दिनों तक खिला खिला रहता है. तो वहाँ पे भी क्या रीज़न है, वहाँ पे भी हमारा ऑस्मोसिस ही रीज़न है, यानी कि वाटर एंटर कर रहा है. अब ये देखते हैं कि वाटर एंटर कर कैसे रहा है, कहाँ से कर रहा है, वाटर की एंट्री का रीज़न क्या है यहाँ पे. तो लेट अस अंडरस्टैंड ऑस्मोसिस क्या है. ऑस्मोसिस इज़ द प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन to its lower concentration through a semi-permeable membrane. As I told you, यहाँ पे semi-permeable membrane बहुत ही important role play कर रहा है. ओके, तो osmosis क्या है. Let us suppose this is a beaker or tank or any container जो कि पार्टीशन किया गया है with a semi-permeable membrane. यहाँ पे let us suppose कि कोई synthetic semi-permeable membrane हमने यहाँ यूज़ की है as of cellophane and एनीथिंग. तो जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हमने डाल दिया, यहाँ हमने प्योर सॉल्वेंट ले लिया, लेट सपोज वाटर लिया है, और यहाँ हमने सॉल्यूशन लिया है, शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, एनीथिंग यू कैन अज्यूम इट. तो अब क्या है, ऑस्मोसिस क्या बोलता है कि इट इज़ दैट प्रोसेस इन विच द सॉल्वेंट पार्टिकल्स जो होते हैं इट विल फ्लो. अब इसका फ्लो किधर होगा, फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि जहाँ सॉल्वेंट ज़्यादा है, इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन.
अगर हम दोनों साइड्स को देखें तो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स ज़्यादा कहाँ है, इस वाले पार्ट में, और यहाँ सॉल्यूशन साइड में सॉल्वेंट के पार्टिकल्स कंपैरेटिवली लेस होंगे एज कम्पेयर टू सॉल्वेंट के साइड। सो इस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या होता है, जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं वो फ्लो करना शुरू करते हैं फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि सॉल्वेंट साइड से सॉल्यूशन साइड में एंटर करता है। इसको दूसरी तरीके से ऐसे भी बोल सकते हैं कि द फ्लो ऑफ पार्टिकल्स, अब अगर हम लोअर टू हायर बोलें तो लोअर टू हायर अगर हो रहा है तो सॉल्यूशन के केस में, यानी कॉन्सेंट्रेशन वाइज अगर हम देखें तो कॉन्सेंट्रेशन कम कहाँ पे है, यहाँ पे, और कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा कहाँ है, यहाँ। कॉन्सेंट्रेशन जब हम बोलते हैं तो यानी कि सॉल्यूट ऐड किया हुआ है तब हम बोल रहे हैं, तो कॉन्सेंट्रेशन यहाँ कम है, तो वी कैन इवन से कि फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ये भी ऑस्मोसिस का कहने का एक दूसरा तरीका है। ईदर फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इट्स higher concentration to its lower concentration, or the passage of solvent particles from a lower concentration of solution to higher concentration of solution, ऐसे भी बोल सकते हैं। तब वहाँ पे solution की एंट्री हो जाती है, वहाँ हम solution को लेके बोलते हैं, बट जो मीनिंग यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है वो सॉल्वेंट को लेके लिखा गया है, फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन। इट्स का मतलब सॉल्वेंट का हायर कॉन्सेंट्रेशन से सॉल्वेंट का ही लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, और अगर सॉल्यूशन ले रहे हैं तो सॉल्यूशन का लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर। अब बात करें अगर हम, तो ये था ऑस्मोसिस। इस प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस बोल रहे हैं। अगर मैं चाहूँ इस प्रोसेस को रोकना, क्या मैं रोक सकती हूँ? क्या मैं इस ऑस्मोसिस को होने से रोक सकती हूँ? एंड द आंसर इज़ येस। अच्छा, इससे पहले कि हम उसको पढ़ें, अब अगर मैं बोल रही हूँ कि ये जो फ्लो हो रहा है, क्या ये फ्लो कंटिन्यूसली चलता रहेगा? ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि इक्विलिब्रियम स्टेट ना आ जाए, यानी कि सॉल्वेंट के पार्टिकल्स इस सॉल्यूशन की तरफ तब तक मूव करते रहेंगे जब तक कि दोनों तरफ का कॉन्सेंट्रेशन क्या नहीं हो जाए, बराबर ना हो जाए, यानी इक्विलिब्रियम स्टेट ना आ जाए, तब तक ये जो ऑस्मोसिस प्रोसेस है वो कंटिन्यूसली चलता रहेगा। ओके, अब आते हैं कि क्या हम इस प्रोसेस को रोक सकते हैं होने से? यस। तो वो तो ऑब्वियसली अगर हमें रोकना है तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। तो वहाँ पे आता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है जिसे हम ये पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऑस्मोटिक प्रेशर वो प्रेशर होता है दैट जस्ट स्टॉप्स द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि सॉल्वेंट, हमें मालूम है ऑस्मोसिस में क्या हो रहा है, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब अगर मैं सिर्फ उतना मिनिमम प्रेशर लगा दूं कि जिससे मेरा ये फ्लो जस्ट स्टॉप हो जाए, जस्ट रुक जाए, उस प्रेशर को हम ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। यानी इट इज़ दैट मिनिमम प्रेशर जिससे तुम्हारा ये जो पैसेज है ये सिर्फ बंद हो जाए, बस दैट मिनिमम प्रेशर, दैट प्रेशर इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। और ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर मैं पूछूं कि हम ऑस्मोटिक प्रेशर अगर अप्लाई करेंगे तो मैं कौन सी साइड में उसे अप्लाई करूँगी, सॉल्वेंट साइड में या सॉल्यूशन साइड में? तो सॉल्यूशन साइड में हम उस ऑस्मोटिक प्रेशर को क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे। ओके, सो दैट इज़ वाई इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। जितना ज़्यादा ये कॉन्सेंट्रेटेड होगा, जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड ये सॉल्यूशन होगा, उतना ही ज़्यादा हमें ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या कर रहा है? सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को की एंट्री फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन से रोक रहा है, यानी कि सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को इस तरफ आने से रोक रहा है। तो दैट प्रेशर इज़ ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इट हैज़ टू बी अप्लाइड ओवर सॉल्यूशन पार्ट, इसे हमें सॉल्यूशन पार्ट में अप्लाई करना पड़ता है। सॉल्यूशन पार्ट या हम बोल सकें उस साइड में जहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, उस तरफ हम ऑस्मोटिक प्रेशर को अप्लाई करते हैं। सो इट वॉज ऑब्जर्व कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैरिटी at a particular temperature T,
एट अ गिवन टेम्परेचर जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलारिटी के, यानी कि जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन उतना ही ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यहाँ पे जो C है वो हम मोलारिटी के लिए लिख रहे हैं और T इज़ फॉर टेम्परेचर। सो पाई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C इंटू टी। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला साइन है, प्रोपोर्शनैलिटी साइन है, डायरेक्टली हम कांस्टेंट लगाते हैं, तो यहाँ जो कांस्टेंट आता है वो हम यहाँ यूज़ करते हैं R, विच इज़ नोन एज गैस कांस्टेंट। यू ऑल नो R इज़ गैस कांस्टेंट। तो हम हमारा जो रिलेशन आता है वो बन जाता है पाई इक्वल्स टू C इंटू R इंटू टी। अब C जो है मोलारिटी है, वी ऑल नो मोलारिटी क्या होता है। मोलारिटी इज़ नंबर ऑफ मोल्स इन गिवन वॉल्यूम ऑफ इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन लिया गया है उसका 1 लीटर सॉल्यूशन अगर है उसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, दैट इज़ आर मोलारिटी, नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि वॉल्यूम की बात आती है। हमने पहले भी पढ़ा हुआ है मोलारिटी डिपेंड्स ऑन द वॉल्यूम लेते हैं हम यहाँ। सो C को हम क्या लिख सकते हैं, N2 अपॉन V, N2 क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट है ये, इसीलिए 2 से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर्स इंटू R इंटू टी। N2 को हम फर्दर वी नो दैट N2 नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। सो सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू हियर वी गेट द final relation as pi equals to W2 into R into T upon M2 into V. So this relation can be used to find out the molar masses. We can take it M2 here and अगर बाकी की values pi W2 R T V सारी values अगर given है M2 find out करना है तो we can easily calculate it. Okay, R तो यहाँ पे गैस constant है तो ये तो हमें known होनी चाहिए, बाकी की values अगर given है तो हम M2 निकाल सकते हैं। तो this was osmotic pressure, यानी that pressure which just stops the process of osmosis को just stop करता है। तो जो osmotic pressure है वो हमेशा solution से solvent की तरफ लगता है, यानी कि solution की तरफ अप्लाई किया जाएगा, जिसकी वजह से वो solvent के particles को वापस कहाँ भेज रहा है, solvent की तरफ भेज रहा है। तो ये था ऑस्मोटिक प्रेशर। अभी जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ये बहुत ज़्यादा वाइडली यूज्ड होता है टू डिटरमाइन द मोलर मास। एज आई टोल्ड यू, मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं, जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी है उन सभी का वन ऑफ द यूज़ जो है वो यही है कि हम मोलर मासेस कैलकुलेट कर सकते हैं। बट इसका कुछ खास यूज़ ये है कि इसका इस्तेमाल हम बायोमोलिक्यूल्स के मोलर मास को भी मेजर करने के लिए कर सकते हैं, लाइक प्रोटीन्स, पॉलीमर्स एंड अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स। क्यों, क्योंकि जो ये बायोमोलिक्यूल्स होते हैं ये जनरली क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं हायर टेम्परेचर पे, और ये पुअर सॉल्युबिलिटी शो करते हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर वहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इसके कुछ एडवांटेजेस हैं जिसकी वजह से हम ये कर पा रहे हैं। ओके, ये पुअर सॉल्युबिलिटी शो कर रहे हैं या फिर हायर टेम्परेचर पे ये अनस्टेबल है। तो हम क्यों ऑस्मोटिक प्रेशर यूज़ कर पा रहे हैं, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो मेजरमेंट किस में कर पाता है, रूम टेम्परेचर पे कर पाता है। इसमें मतलब हमें ना ही बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लेने की ज़रूरत होती है, ना ही बहुत मिनिमम टेम्परेचर लेने की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ हम रूम टेम्परेचर पे ही मेजरमेंट कर सकते हैं, मोलर मास का कैलकुलेशन रूम टेम्परेचर पे ही किया जा सकता है। सो दैट इज़ वाई, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे किया जा रहा है तो we can easily calculate the molar masses of these biomolecules. नेक्स्ट एडवांटेज जो है वो है मोलारिटी इज़ यूज इंस्टेड ऑफ मोलारिटी। ये एडवांटेज क्यों है, क्योंकि मोलारिटी में क्या है, हम क्या यूज़ करते हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब हम जब केजी यानी सॉल्वेंट को मेजर करने जाए तो हमें क्या है, बीकर लेना है, उसमें फिर मेजर करना है, केजी में मेजर करना है, विच इज़ लिटिल बिट कम्बरसम, यानी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है लिक्विड को केजी में मेजर करना। वी ऑल नो दैट कि हम लिक्विड्स को जनरली वॉल्यूम के सेंस में मेजर करते हैं। सो इट इज़ वन ऑफ द ईजियर वे टू डू द कैलकुलेशन इफ़ यू आर यूजिंग मोलारिटी, बिकॉज हेयर मोलारिटी टेक्स वॉल्यूम इनटू कंसिडरेशन। जब भी कैलकुलेशन करता है वो वॉल्यूम को लेता है अपने कैलकुलेशन में, एंड जो मोलारिटी होता है वो केजी में किया जाता है कैलकुलेट, एंड लिक्विड्स को केजी में कैलकुलेट करना इज़ लिटिल बिट ऑड। Then the next one is magnitude is large even for dilute solution, यानी कि
कितना भी डाइल्यूट सॉल्यूशन है, यानी कि उसमें जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है वो कितना भी कम हो, बट इवन देन वी कैन गेट अ पर्टिकुलर, उसकी जो वैल्यू आती है आंसर की, जो मैग्नीट्यूड आता है वो लार्ज इनफ होता है ताकि हमारा कैलकुलेशन प्रॉपर तरीके से हो। मीन्स बहुत ज़्यादा माइन्यूट वैल्यूज़ या पॉइंट्स में वैल्यू नहीं देता है। सो दीज आर सम ऑफ द एडवांटेजेस जिसकी वजह से हम ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड को ज़्यादा प्रेफर करते हैं ओवर अदर मेथड्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। जो हमने बाकी के मेथड्स देखे थे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, इन सब के कंपेयर में ऑस्मोटिक प्रेशर इज़ मोर प्रेफर्ड वन। सो दिस वॉज द ऑस्मोटिक प्रेशर। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल हुई होगी। तो please like and subscribe if you have got help from this video. I'll meet you in next video. तब तक के लिए goodbye.